हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप बेल देख रहे हैं, ये कद्दू की बेल है। और इस वक्त इसके अंदर कम से कम भी तो पचासों कद्दू लगे हुए हैं। और सभी कद्दू का वजन करीब करीब 3 से 4 केजी बना हुआ है। अगर अब आपने भी यहाँ पर अपने चीज जमीन पर ग्रो बैग में या फिर गमलों में अगर कद्दू की बेल लगा रखी है और इस तरह के उत्पादन लेने से आप वंचित रह रहे हैं, तो निसंदेह मेरा ये आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम ऑर्गेनिक तरीके से किस तरीके से किन किन चीज़ों के इस्तेमाल करते हुए इस तरह के एक अच्छा उत्पादन अपने यहाँ पर किचन के लिए ले सकते हैं। अब दोस्तों, आपने जब मार्केट्स के अंदर आप जाते हैं तो आप सब्जियों का देखते हैं, उनका कलर देखते हैं, उनमें जो शाइनिंग आई हुई देखते हैं, उनमें जो चमक देखते हैं, उनका जो हेल्थ देखते हैं, तो आप देखकर चकित रह जाते हैं कि इतनी अच्छी सब्जियां आने लग रही है। लेकिन एक्चुअली वो सब सब्जियां रसायनों से भरपूर रहती है। अब हमें यह नहीं पता चलता कि इनके अंदर कितनी मात्रा में रसायनों का इस्तेमाल किया गया है, चाहे वह दवा के रूप में इन पर स्प्रे किया गया हो या फिर फर्टिलाइजर के रूप में मिट्टी मिलाया गया हो। जैसे बोरान है, पोटास है, मैग्नीशियम है, और भी सल्फर है। इस तरह के काफ़ी जो हो जाते हैं, यूरिया है, डीएपी है। कोई हमें नहीं पता चलता कितनी मात्रा में इनमें डाला गया है। यहाँ तक कि स्टोरेज करने के लिए भी कुछ केमिकलों का स्प्रे किया जाता है, ताकि वो लंबे समय तक आपको तरोताज़ा दिखाई देते रहे। इसके विपरीत आप मेरे गार्डन में देख सकते हैं कि बिल्कुल तरोताज़ा हर काफ़ी तरह की सब्जियाँ इस वक्त मेरे टेरेस गार्डन में करीब करीब 20+ सब्जियाँ लगी हुई है। और किसी में फूल आ रहे हैं तो किसी में फ्रूट आ रहे हैं, तो कोई बेल अपनी आपकी ग्रोथ को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कद्दू की। कद्दू की बेल से हम इतना अच्छा उत्पादन लगातार रूप से कैसे ले सकते हैं। तो जुड़े रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और उम्मीद करता हूं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करते हुए जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो, तो सब्सक्राइब कर ही ले। जानकारी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। इतना अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें चलना होगा कुछ समय पीछे पीछे का मतलब, जब हम सीड्स को जर्मिनेट करते हैं और करने के बाद जब उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। हालांकि इसके सीड्स को हम डायरेक्ट मिट्टी में मिला सकते हैं, मिट्टी में मिलाकर भी जर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें करना क्या चाहिए होता है, एक बेस्ट सोइल मिक्सचर रेसिपी को अख्तियार करना होता है। जैसे खेतों में अंदर किसान क्या करते हैं, खेतों की अच्छी जुताई करते हैं, जुताई करने के बाद एक बेसल डोज डालते हैं, जिसके अंदर डीएपी होता है, पोटास होता है, बोरान होता है, सल्फर होता है, मैग्नीशियम होते हैं, डीएपी होता है। इस तरह की जो रासायनिक चीज़ है वो अपने मिट्टी के अंदर वो मिलाते हैं। लेकिन हम एक ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, अपने परिवार के लिए खुद एक अच्छी हेल्दी सब्जी उगाते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों को क्या अवॉइड करता हूँ। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसमें अपने गार्डन की जो पुरानी मिट्टी होती है उसको खुद ही रिचार्ज करता हूँ। रिचार्ज कैसे करता हूँ, जैसे किसान लोग करते हैं वैसे नहीं करता हूँ। मैं पूर्ण ऑर्गेनिक तरीके से करता हूँ। जो गार्डन की पुरानी मिट्टी होती है उसको पहले निकालता हूँ गमले से, पूर्ण रूप से उसको सुखाता हूँ। सुखाने के बाद उसमें से 50% करीब मिट्टी लेता हूँ, जो कि पुरानी मिट्टी होती है। हालांकि इस पुरानी मिट्टी के अंदर कोई ताकत नहीं होती है, कोई इसमें पोषक तत्व नहीं होता है, क्योंकि जो पुरानी फसल होती है, जो पिछली फसल होती है, सब उससे खींच चुकी होती है। तो अब इसके अंदर दोबारा हम, जैसे किसान लोग बेसल डोज तैयार करते हैं, हम गार्डनर क्या करते हैं, ये देखिए। ये है दोस्तों फुली डिकम्पोज काउ डंग। आप भैंस का गोबर भी ले सकते हैं, जो कि फुली डिकम्पोज होना चाहिए, कम से कम भी तो 1 साल पुराना होना चाहिए। इससे पहले का आप लेते हैं तो देखिए, ध्यान दीजिएगा कि वो पूरा थोड़ा ब्लैक कलर में होना चाहिए। अगर ब्राउन कलर का आप लेते हैं तो क्या मिट्टी के अंदर फंगस और काफ़ी तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन करने की क्षमता अपनी दिखा सकता है। तो फुली डिकम्पोज हमें काउ डंग लेना चाहिए। ये करीब करीब मैं 30% लेता हूँ। जितनी मिट्टी बनाता हूँ अपने गार्डन सोल, उसके रेशो के हिसाब से 30% रेशो में ये काउ डंग का इस्तेमाल करता हूँ। काउ डंग हम क्यों इस्तेमाल में लेकर आते हैं, शुरू की जो बेसल डोज होती है, क्योंकि इसके अंदर अच्छी मात्रा में तो नाइट्रोजन मिल जाता है हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए। साथ में इसमें फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, इसके अलावा आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, सूक्ष्म मात्रा में जस्ता भी मिल जाता है। तो ये हमारे जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जो जरूरी पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। हालांकि जो पुरानी मिट्टी होती है उस मिट्टी से क्या है, इस तत्व गायब हो चुके होते हैं। तो हमें 30% के करीब इसको मिलाना चाहिए होता है। इसी के साथ दोस्तों 10% के रेशो के अंदर मैं क्या क्या मिलाता हूँ, इसके अंदर कुछ खनिज हो जाते हैं, कुछ खाद हो जाते हैं। जैसे भुजावा चूना हो गया, इसी के साथ मुल्तानी मिट्टी हो गई, इसी के साथ जिप्सम हो गया, इसी के साथ ही अपना जो गैरू हो गया। इस तरह के जो कुछ खनिज होते हैं ये मैं मिलाता हूँ। साथ में कुछ हिस्सों के अंदर इसमें जो लीफ कंपोस्ट हो गया और जो वर्मी कंपोस्ट हो गया, जो पत्तों की खाद होती है ना दोस्तों, ये देखिए इस तरह के, ये जो पत्तों की खाद होती है पूर्ण रूप से जो डिकम्पोज हो जाती है, ये 10% के रेशो के अंदर मैं इसमें मिलाता हूँ। इसके साथ जो बच गया 10% का रेशो, उसमें ये देखिए जो आपको दिखाई दे रही है सामने, यह है दोस्तों एक्चुअली रिवर सैंड। आप रिवर सैंड भी ले सकते हैं, स्टोन डस्ट भी ले सकते हैं। बालू लेंगे तो बालू क्या थोड़ा टाइट होती है, नीचे बैठती है। ये क्या काम करती है कि जब हमारा प्लांट आगे ग्रोथ करना शुरू करता है, जब हम लगातार पानी डालते हैं, तो क्या मिट्टी नीचे टाइट होना शुरू हो जाती है। तो क्या मिट्टी को टाइट नहीं होने देता, इकट्ठा नहीं होने देता, मिट्टी के कणों को आपस में जुड़ने नहीं देता। इससे क्या होता है कि हमारी मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है। और जितनी मिट्टी भुरभुरी बनी रहेगी उतनी रूट का संचार तेजी से होगा, नई रूट निकलेगी, तेजी से फैलेंगी, और जितना तेजी से रूट फैलती है उतने ही तेजी से अपना जो प्लांट है वो अपनी ग्रोथ को दिखाता है। जब हम इस तरह की मिट्टी को तैयार करके सीड्स को जर्मिनेट कर लेते हैं तो कुछ इस तरह जो बेल आगे बढ़ती है, आप देख सकते हैं छोटे छोटे पोट है, छोटे छोटे जो ग्रो बैग है, उन ग्रो बैग के अंदर ही कितने छोटे छोटे शाइनिंग के साथ पत्ते आए हुए हैं दोस्तों, पूरे देखिए।
तो इस तरह बेल अपनी आगे बढ़ना शुरू करती है। जब जो बेल आगे बढ़ती है, जब करीब करीब 40-50 दिन की हो जाती है, तो इसमें आपको बीच बीच में करना क्या चाहिए होता है, हर 10 से 15 दिन में एक बार आपने जो लौंग ऑयल होता है, क्या तो उसका स्प्रे करें या नीम ऑयल का स्प्रे करें। अगर दोनों अवेलेबल नहीं है तो हल्दी का स्प्रे करना बिल्कुल ना भूलें। हल्दी भी बहुत अच्छी एक एंटीबायोटिक का काम तो करती करती है, एंटी फंगल भी कई भी गुण होते हैं हल्दी के अंदर। अब इन तीनों को करना कैसे चाहिए होता है, आप लॉन्ग ऑयल ऑयल ले सकते हैं या जो नीम का तेल होता है उसको आप ले सकते हैं, दोनों को इकट्ठा मत कीजिएगा। इनको करना क्या है, 3 से 4 ml आपने प्रति लीटर पानी के अंदर मिलाना है। तेल होने के कारण चूंकि पानी में मिल नहीं पाता है, तो इसके कंटेंट को तोड़ने के लिए चुटकी भर जो सर्फ होता है, हम जो कपड़े धोने वाले सर्फ होता है या जो बर्तन धोने वाली जो लिक्विड सोप होती है, उसको हमें इसके अंदर 1 से 2 बूंद मिला देनी चाहिए, ताकि जो तेल का कंटेंट टूट जाएगा वो पूरे पानी के अंदर मिल जाता है। स्प्रे बोतल होती है, उसमें अच्छी तरह से मिलाइए और पूरे प्लांट पे शाम के वक्त स्प्रे कीजिए। सेम इसी तरह हल्दी को लेना है आपने। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आपने हल्दी करीब करीब आधा चम्मच 1 लीटर पानी में लेना है और शाम के वक्त इस पर स्प्रे करना है। दिन में और धूप में स्प्रे ना करें। इससे ये होगा कि वो सूख जाता है जल्दी और पत्ते क्या है उसको अवशोषित नहीं कर पाते हैं, तो ज़्यादा समय तक वो अपने पौधा अपने आप को इन तरह के जो वायरस, काफ़ी तरह के जो वायरस इनको अटैक करते हैं, इनसे अपने आप को नहीं बचा पाएगा। इसलिए शाम के टाइम का जो स्प्रे किया हुआ होता है बहुत बेस्ट माना जाता है। दोस्तों, जब हमारी बेल करीब करीब 50 से 60 दिन की हो जाती है तो उसके अंदर क्या है कि फूल आने चाहिए होते हैं। फूल ना आने की दशा में मैं क्या करता हूँ, इस वक्त जब बेल 50 से 60 दिन की हो जाए तो हमें ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करता हूँ। इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में पोटेशियम है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन, बोले तो एनपीके का बहुत अच्छा भंडार है। यह जो पौधे की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, साथ ही ये जड़ों को मजबूत और गहरा बनाते हैं, जिससे पौधे मिट्टी में बेहतर पोषण खींच पाते हैं और उत्पादन को बढ़ाते हैं। इसी के साथ मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी गतिविधियों को बढ़ाती है, उनको एक्टिव करती है, उसकी जो मिट्टी का जो टेक्सचर है, उसको बेहतर बनाती है। साथ ही इसमें मौजूद कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि एफिड्स हो गया, कैटरपिलर हो गया, इन जैसे जो कीट होते हैं, साथ ही जो मिट्टी के अंदर फंगस लगने की जो प्रॉब्लम होती है, क्रिएट होती है, उनको भी दूर रखते हैं, जिससे रासायनिक कीटनाशकों पर हमारी जो निर्भरता होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। इसी के साथ फूल और फल देने वाले जो पौधे होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खाद होती है। जैसे कि हमारे सब्जी वर्गीय जो पौधे होते हैं जिनके अंदर पहले फूल आते हैं, फिर उसके बाद फल बनते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी बढ़िया बहुत ही बढ़िया एक खाद होती है। ये एक प्राकृतिक उर्वरक है और केमिकल फ्री है, जो कि पर्यावरण और मवेशियों दोनों के लिए सुरक्षित है। एक्चुअली दोस्तों, यह है सरसों की खली, जो कि बहुत ही आसानी से हर जगह हर शहर में अवेलेबल हो जाती है और हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर का काम करती है, साथ में फल फूल देने की क्षमता दिखाती है। इसको बनाते कैसे हैं दोस्तों, जैसे मैंने बनाया हुआ है, ये देखिए, ये 50 ग्राम के करीब मैंने सरसों खली ली थी और आधा लीटर पानी के अंदर मैंने इसको 48 घंटे पहले भिगो दिया था। तो आप देख सकते हैं कि जो मस्टर्ड केक है ये नीचे बैठी हुई है, इसके साथ जो इसका पोषण है ये ऊपर आया हुआ है, ठीक है, इतने दिन में। ये जो मस्टर्ड केक होती है इसको हमने 50 ग्राम के करीब लेना है और आधा लीटर पानी में भिगो देना है करीब करीब 48 घंटे के लिए। अब ये हमारे प्लांट में डालने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अब इसको हमने डायरेक्ट ऐसे नहीं डालना होता है। अब करना क्या चाहिए होता है, जो अगर हमने आधा लीटर पानी 50 ग्राम लिए है और आधा लीटर पानी मिक्स किया है, तो अब इसको हमने 10 गुना पानी के अंदर डाइल्यूट करना चाहिए होता है। इस तरह हमने 10 गुना पानी के अंदर इसको डाइल्यूट कर लेना है और इसको डालने से पहले हमें करना क्या चाहिए होता है, हमने प्लांट की हल्की हल्की गुड़ाई कर लेनी होती है। ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी चाहिए होती। गुड़ाई करने से दो बेनिफिट हमें मिलते हैं। एक तो धूप से रिचार्ज की हुई जो मिट्टी होती है पलटी खा के नीचे की तरफ जाती है, जिससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन और धूप से रिचार्ज की मिट्टी होती है वो रूट को टच में होती है, तो रूट्स क्या अपना डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से करती है। साथ में दूसरा क्या होता है कि जो नीचे की गीली मिट्टी आती है लगातार गमले में पानी देने से बैठी रहती है, वो भी थोड़ा सा नरम होती है, उपजाऊ बनती है, भुरभुरी बनती है। साथ में जो गीली मिट्टी ऊपर आती है उसमें अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया होता है तो डायरेक्ट धूप के संपर्क में आने पर क्या खत्म हो जाएगा। इस तरह गुड़ाई करने के बाद दोस्तों हमें हल्की हल्की गुड़ाई करनी, क्योंकि इसका रूट का जाल फैला होता है। करीब करीब आधा लीटर पानी सभी के अंदर सभी प्लांट में हमने अप्लाई कर देना, ज़्यादा भर के नहीं देना चाहिए होता है। इतना ही पानी दे कि मिट्टी उसको अवशोषित कर ले और रूट्स के द्वारा प्लांट को मिलना शुरू हो जाए। ज़्यादा पानी आप डालेंगे तो क्या होगा कि ड्रेनेज सिस्टम के जरिए बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और जो इसमें पोषक तत्व है वह भी दोस्तों बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके इस्तेमाल करने से करीब करीब 10 से 15 दिन के अंदर पौधे के अंदर अच्छी मात्रा में फूल आना शुरू हो जाते हैं और फल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आने पर ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो मेरे नए व्यूअर्स है फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत दोस्तों।